न्यायाधीशों की नियुक्ति। टॉपिक लिख लीजिए, न्यायाधीशों की नियुक्ति। न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो लिख लेना अनुच्छेद 124, है ना, अनुच्छेद 124 अंडर ब्रैकेट 1, ठीक है। अनुच्छेद 124 अंडर ब्रैकेट 1 के अनुसार, अनुच्छेद 124 अंडर ब्रैकेट 1 मतलब क्लॉज नंबर 1 के अनुसार, है ना, भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। पहले इसको लिख लो, भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें 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 भारत का एक मुख्य न्यायाधीश, जिसमें भारत का एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होंगे, जिसमें भारत का एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होंगे, ठीक है, जिसमें भारत का एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होंगे, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति, अन्य न्यायाधीशों से क्या करके? परामर्श करके। सेकेंड लाइन लिखना, ठीक है ना। अनुच्छेद 124 अंडर ब्रैकेट 2, अनुच्छेद 124 अंडर ब्रैकेट 2 के अनुसार क्या लिखोगे? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति लिखो, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों, है ना, अन्य न्यायाधीशों एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह से करेगा। ऐसे लिखना, की सलाह से करेगा, की सलाह से करेगा। यानी कि साफ साफ यहां पर हमारा संविधान ये कह रहा है कि सीजीआई की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, और वो ऐसा करते समय न्यायाधीशों से क्या ले सकता है? सलाह। अब वो न्यायाधीश, ठीक है ना, वो सुप्रीम कोर्ट के भी न्यायाधीश होंगे और क्या होंगे आपके, है ना, जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है वो भी हो सकते हैं। मतलब अन्य न्यायाधीशों से सलाह लेकर के वो क्या करेगा? सीजीआई की नियुक्ति, ठीक है ना। और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति वो कैसे करेगा? तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा, लेकिन सीजीआई से सलाह लेने के बाद। अब देखिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन चूंकि सीजीआई अब चुन लिया गया है तो सीजीआई की सलाह यहां पर क्या है? आवश्यक है। सीजीआई की सलाह क्या है यहां पर? आवश्यक। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और सिर्फ चीफ जस्टिस नहीं, क्या कहा गया है कि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति सीजीआई और जितने उचित समझे उतने अन्य न्यायाधीशों से परामर्श करने के बाद करेगा। अनुच्छेद 124 क्या कह रहा है कि जो अन्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के, उनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। लेकिन वो सलाह लेगा, किससे सलाह लेगा? तो एक तो मैंडेटरी है, किससे सलाह लेना? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। साथ ही उसमें क्या लिखा हुआ है कि जितने अन्य जज वो उचित समझे उससे भी क्या ले सकता है? सलाह ले सकता है। तो सीजीआई की सलाह तो क्या है? आवश्यक है। इसके अलावा राष्ट्रपति चाहे तो अन्य जजेस से भी क्या ले सकता है? सलाह। और उनसे सलाह मशवरा करके वो किसकी नियुक्ति करेगा? अन्य न्यायाधीशों की, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की, ठीक है ना। तो इस बात को भी लिखो कि लिखो, ऐसे लिखो, अन्य अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी, लिखो, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी
राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और ऐसा करते समय अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और ऐसा करते समय वह और ऐसा करते समय वह CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वह CJI और अन्य न्यायाधीशों से सलाह। अनअकैडमी अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन में भी अवेलेबल है। ऑफलाइन सेंटर हमारे दिल्ली के करोल बाग के ओल्ड राजेंद्र नगर एरिया में, जहाँ पे आपको मिलता है यूपीएससी CSE का इंग्लिश मीडियम बैचेस। इसके साथ साथ हम दिल्ली के ही मुखर्जी नगर एरिया में भी मौजूद हैं, जहाँ पे आपको हिंदी माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं। और अब हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सिविल लाइंस एरिया में भी मौजूद हैं, जहाँ पे यूपीएससी साथ साथ में यूपीपीएससी के हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं। और हमारा नया सेंटर ओपन हुआ है बिहार के पटना में, जहाँ पे यूपीएससी और बीपीएससी की दोनों की तैयारी एक साथ कराई जाती है। तो अनअकैडमी में आपको मिलता है इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज के साथ पढ़ने का मौका। साथ में आपको मिलता है डेडिकेटेड CSAT एंड एस्से राइटिंग क्लासेस, 360 डिग्री करंट अफेयर्स कवरेज विद मंथली मैगजीन, 40+ सेक्शनल एंड फुल लेंथ टेस्ट ऑफ बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। इसके साथ साथ रेगुलर इंटरेक्शन विद एडुकेटर्स, और मिलता है 1-to-1 मेंटरशिप विद इंटरव्यू अपीयर्ड स्टूडेंट्स। सो देर मत करें, जल्दी ज्वाइन करें। अनअकैडमी IS इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। थैंक यू। ले सकता है, अन्य न्यायाधीशों से सलाह ले सकता है। तो एक बार बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति के लिए क्या मैंडेटरी है, या फिर किससे सलाह लेना क्या है, आवश्यक है। तो किससे सलाह लेना आवश्यक है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। अभी हाईकोर्ट पढ़ेंगे तो वहां पर आप देखोगे, पढ़ोगे कि हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उसकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन जब राष्ट्रपति हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति करेगा तो वो सलाह लेगा, किससे सलाह लेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस उस राज्य के राज्यपाल से। अभी हाई कोर्ट जब पढ़ेंगे तो वहां पे क्या पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का भी क्या करता है? नियुक्ति करता है। लेकिन जब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जो स्टेट में होता है ना, हाई कोर्ट कहाँ है? स्टेट में है। तो वहां पर आप देखोगे, पढ़ोगे क्या कि हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस जो राज्य का राज्यपाल है उससे क्या लेगा? सलाह मशवरा। और उसके बाद वहां पर ही पढ़ोगे कि हाई कोर्ट के अन्य जज की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति किसकी सलाह लेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस राज्यपाल प्लस उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस से। तो ये बढ़ता जाता है सलाह। सलाह क्या होते जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। और इसीलिए इसको क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है। और यही क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी बहुत बार कि जो उच्च न्यायालय हैं उनके अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति किससे सलाह लेता है? तो राष्ट्रपति किससे सलाह ले रहा है? एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, प्लस किससे? राज्य का राज्यपाल से, प्लस अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर रहा है तो वो क्या करेगा? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी क्या करेगा? सलाह लेगा। तो 3 लोगों से मैंडेटरी है उसको क्या करना? सलाह लेना। हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस का नियुक्ति करेगा तो राज्य का राज्यपाल प्लस क्या? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा तो राष्ट्रपति को क्या बोला जा रहा है कि राष्ट्रपति आवश्यक है उसके लिए कि वो किससे सलाह ले? चीफ जस्टिस से, और जितने उचित समझे उतने जजेस से। उचित समझे लिख दिया मतलब जजेस की संख्या नहीं बताई गई है, बस वो लिख दिया गया कि जितना वो उचित समझे उतने जज से। और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा जितना जज से सलाह मशवरा करने के बाद, जिसको वो क्या कर सके उचित समझे। तो ये पूरा का पूरा ना क्रोनोलॉजी है, इसको ध्यान में रखना पड़ता है। और यहीं से बार बार बीपीएससी क्वेश्चन बना रहा है और बनाता रहेगा, और इस बार भी आ सकता है। ठीक है ना, ये चीजें कि कौन किसकी नियुक्ति करता है और नियुक्ति करते समय वो किससे क्या लेता है? सलाह। ठीक है ना। तो मैंने क्या लिखवाया अभी कि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति, है ना। किसकी सलाह से? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, और जितने अन्य जज चाहे उतने जजेस की सलाह से। ठीक है ना। तो ये सारी बातें आपको क्या करनी है? ध्यान में रखनी है। ठीक है ना, पहली बात तो ये। ठीक है। दूसरा है ना कि
योग्यता क्या होती है, इसको मैं लिखवाऊंगा नहीं, बस आप देख लेना कि पीपीटी आपको मिल जाएगा, है ना। तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या है? कि एक तो सबसे पहले तो ये है कि उसे क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा क्या है कि या तो वो 10 वर्षों तक क्या रहे, हाई कोर्ट में कोई एडवोकेट के रूप में काम करे, 10 वर्षों तक उसका एक्सपीरियंस हो हाई कोर्ट में एक एडवोकेट के रूप में। या फिर क्या बोल रहा है कि कम से कम 5 साल तक वो क्या है, हाई कोर्ट में जज के रूप में रहा हो। तो ये वाला क्राइटेरिया बार बार एग्जाम पूछेगा बीपीएससी में कि जज, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्राइटेरिया, सबको पता है। कोई ऐसा है जो जुडिशरी नहीं पढ़ा है? कोई ऐसा है? बहुत लोग नहीं पढ़े हैं जुडिशरी, बहुत लोग हैं जिनका नहीं हुआ है, तभी तो लिखवा रहे हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, एससी का जज बनने के लिए योग्यता क्या है? पहला तो क्या है, उसे भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। दूसरा मैंने क्या कहा कि कम से कम 5 वर्षों तक वो क्या रहे, हाई कोर्ट में जज के रूप में काम किया हो, या तो किसी एक हाई कोर्ट में या फिर अलग अलग हाई कोर्ट में। तो जैसे एक व्यक्ति अगर 3 हाई कोर्ट में जज रहा और तीनों हाई कोर्ट में 2-2 साल क्या रहा जज, तो 3 हाई कोर्ट मतलब 6 साल, यानी कि वो 5 साल के क्राइटेरिया को क्या करता है, फुलफिल करता है। तो एक ऐसा जज जो हाई कोर्ट में क्या है 5 सालों तक जज रहा हो, वो इसके लिए क्या है, उपयुक्त है। या फिर क्या लिखा हुआ है कि वो 10 वर्षों तक क्या है, हाई कोर्ट में एडवोकेट के रूप में काम करता हो, काम किए हुए हो, तो उसको क्या बनाया जा सकता है, भारत का, मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। या फिर क्या बोला जा रहा है कि राष्ट्रपति की नजरों में वो क्या हो, प्रतिष्ठित न्यायवादी। ये वाला जो है ना, हम लोग सिर्फ इसी में पढ़ते हैं, किसमें, सुप्रीम कोर्ट में। जब हाई कोर्ट में पढ़ेंगे क्या, योग्यता, तो हाई कोर्ट में ये वाली योग्यता खत्म हो जाएगी। ये बस किसके लिए है, सुप्रीम कोर्ट में है। तो सुप्रीम कोर्ट में एक न्यायाधीश को बनने के लिए क्या चाहिए, योग्यता क्या चाहिए कि उसको भारत का नागरिक होना चाहिए, या तो 5 साल तक वो हाई कोर्ट का क्या हो, जज रहा हो, या फिर 10 साल तक क्या रहा हो, हाई कोर्ट में ही एडवोकेट के रूप में काम किए हुए, या इसमें से ये दोनों क्राइटेरिया मान लो उसके पास नहीं है, 5 साल वाला और 10 साल वाला, लेकिन राष्ट्रपति को लगता है कि वो कानून का क्या है, काफी अच्छा जानकार, कोई प्राइवेट वकील है कि नहीं, कानून का क्या है, अच्छा जानकार, तो उसको भी वो क्या कर सकते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में क्या कर सकते हैं, नियुक्त कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो अगर आप देखोगे तो क्या मैंने बताया, ये 3 जो क्राइटेरिया है ये तो दोनों एक साथ ही आता है। तीसरा क्राइटेरिया आपका क्या हो गया कि राष्ट्रपति के राय में क्या हो, प्रतिष्ठित न्यायवादी। याद रहेगा, तो याद रहेगा कि लिखवा दूं, पीपीटी में है, घर पे लिख लेना बैठ करके, नहीं तो अगर शॉर्ट में लिखना है तो लिख लो, ठीक है ना। योग्यता लिखो, तो योग्यता है ना, न्यायाधीश बनने की योग्यता। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, योग्यता। टॉपिक हेडिंग क्या दोगी, है ना, न्यायाधीश बनने की योग्यता। किसका न्यायाधीश, टॉपिक क्या है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय। तो ये नहीं कि अब योग्यता बोल रहे हैं तो ये नहीं कि सर वो जो हम लोग को लगा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज बनने की योग्यता है ये। तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट। तो योग्यता में सिंपली बोलूंगा, इसका मतलब हम लोग किसकी योग्यता पढ़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता, ठीक है ना, ये चीजें। ठीक है, तो पहला क्या लिखोगे, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा लिखो, है ना, ये वाला जो है, कम से कम 5 भारत का नागरिक होना चाहिए, तो सबके लिए, भारत में कोई भी संवैधानिक पद कौन धारण कर सकता है, भारत का नागरिक, तो ये तो सबके लिए है, ठीक है ना। दूसरा क्या लिखोगे यहां पर, कम से कम 5 वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए किसी उच्च न्यायालय, कम से कम 5 वर्षों के लिए किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए, किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए।
तो ये क्राइटेरिया याद रखिएगा, 5 वर्षों तक हाईकोर्ट का क्या, न्यायाधीश। ठीक है, या करके लिखना है ना, कम से कम 5 वर्षों के लिए किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, या 10 वर्षों के लिए उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए, का अधिवक्ता होना चाहिए। तो 10 वर्षों के लिए, कम से कम है 10 वर्षों के लिए उच्च न्यायालय का अधिवक्ता यानी कि एडवोकेट होना चाहिए। और या करके ये वाली क्राइटेरिया, या फिर राष्ट्रपति के राय में क्या हो, एक प्रतिष्ठित न्यायवादी। तो लिखना या राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित न्यायवादी होना चाहिए। तो याद ही हो गया होगा क्लास में, है ना। तो बार बार पूछता है ना, और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इसलिए क्योंकि बार बार पूछता भी है और बार बार आप लोग भूलते भी हैं, है कि नहीं। जैसे आप अनुच्छेद 45 भूल गए, है कि नहीं, क्या पक्का भूले होंगे, तो आप लोग की आदत तो हमको पता है कि नहीं है? मतलब वो अनुच्छेद 45 है एजुकेशन से जुड़ा हुआ, है कि नहीं। ये चीजें तो हम लोग को पढ़े थे ना फंडामेंटल राइट में कि राइट टू एजुकेशन कहां से आया है, डीपीएसपी से आया है कि नहीं। तो 21A में जोड़ा गया था क्या आपका, राइट टू एजुकेशन। तो वो पहले कहां लिखा हुआ था, डीपीएसपी में, अनुच्छेद 40। तो ये सब चीज तो पढ़ाते जाओ, पीछे से हम लोग क्या है, भूलते जा रहे हैं। तो ये तो हमारी आदत है, नहीं भूलें तो एग्जाम में तो कोई दिक्कत ही ना हो, है कि नहीं, ये चीजें। खैर, तो वो तो आपका काम है याद करना, है ना, हमारा काम है क्या करना, हर चीज को पढ़ा देना, एक भी चीज छोड़ना नहीं। बाकी आपकी मर्जी है कि आप उसको याद रखें या फिर चना जोर गरम बना करके खा जाए, है कि नहीं, ये चीजें तो कोई नहीं। तो मैंने क्या कहा कि क्राइटेरिया आपको याद हो गई, 5 साल जज हाईकोर्ट में, 10 साल एज एडवोकेट, या फिर राष्ट्रपति की नजरों में क्या, एक कानून का जानकार मतलब प्रतिष्ठित न्यायवादी। ठीक है ना, ये चीजें याद रखिएगा कि न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि चुनाव लड़ने के लिए, विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए एज लिमिट क्या है, 25 वर्ष। उस तरीके से आप देखोगे कि जज बनने के लिए कोई एज लिमिट निर्धारित नहीं की गई है कि आप 45 साल के होंगे, 50 साल के होंगे या 65 साल के होंगे तभी आप क्या बन सकते हैं, जज। रिटायरमेंट का एज है, लेकिन नियुक्ति के लिए कोई एज निर्धारित नहीं किया गया है। अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, है ना, ऐसा क्राइटेरिया है कि इसको फुलफिल करते करते आप 60 के आसपास पहुंच ही जाएंगे, है कि नहीं, ये चीजें। खैर, तो लिख लेना कि संविधान ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की है। तो संविधान ने सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, एससी का न्यायाधीश बनने के लिए या फिर नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की है, न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की है। ठीक है, अब देखो यहां से शुरू होगा आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि हमारा संविधान अनुच्छेद 124 क्या बोल रहा है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। अब यहां पर परामर्श शब्द है, वो परामर्श ले रहा है ना, सीजीआई से कभी परामर्श ले रहा है, कभी सीजीआई के साथ साथ अन्य न्यायाधीशों से परामर्श ले रहा है, कभी कभी किससे परामर्श ले रहा है, तो राज्यपाल से परामर्श ले रहा है। ठीक है, लेकिन आप सभी को पता है कि जो राष्ट्रपति है वो किसके कहने पर काम करता है, मंत्री परिषद कहने पर। यानी कि अल्टीमेटली वो मंत्री परिषद है जो एक्चुअली में राष्ट्रपति को किसी नाम का क्या दे रही है, प्रस्ताव, कि इस व्यक्ति को क्या बनाया जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का जज। वो मंत्री परिषद है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो हमारा संविधान प्रोसेस का जिक्र नहीं कर रहा है कि किस प्रोसेस से क्या बनेगा, सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा। बस इतना लिख दिया कि सुप्रीम कोर्ट का जज कौन बनाएगा, राष्ट्रपति, और सलाह लेगा किससे, है ना, अगर अन्य जज है तो किससे, सीजीआई से। लेकिन ये तो राष्ट्रपति, सबको पता है कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से काम नहीं करता। राष्ट्रपति जो है वो मंत्री परिषद की क्या करता है, सलाह पर काम करता है। यानी कि वो केंद्र की सरकार है जो किसी नाम को क्या भेजेगी, किसके पास भेजेगी, राष्ट्रपति के पास भेजेगा, और राष्ट्रपति फिर सलाह लेगा उस नाम के ऊपर किससे, सीजीआई से, कि आपका क्या कहना है कि इसको जज बनाया जाए या नहीं बनाया जाए, है कि नहीं। अगर सीजीआई संतुष्ट है तो ठीक है, नहीं संतुष्ट है तो कारणों की जांच होगी कि आखिर सीजीआई क्यों संतुष्ट नहीं है।
तो आप शुरुआत में देखोगे कि कोई प्रोसीजर नहीं था, बस एक परंपरा चल पड़ी थी कि जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा उसको क्या बना देंगे, भारत का मुख्य न्यायाधीश, सीजीआई। मतलब जो मान लो 30 जज हैं, तो 30 जज में से जो सबसे सीनियर मोस्ट होगा वही क्या बनेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जब वो रिटायर हो जाएगा 65 साल की उम्र में, तो उसके बाद जो सीनियर मोस्ट होगा वो क्या बनेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इस तरह की परंपरा जो हमारे देश में चलती आ रही थी। नियम नहीं था, क्या था, परंपरा। कि सरकार क्या करती थी, जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होता था उसको क्या बना देती थी, है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है ना, ये चीजें। लेकिन मैंने आपको कल कहानी सुनाया था, है ना, कि आप देखोगे कि ये जो परंपरा थी उसको तोड़ा गया किसके द्वारा, इंदिरा गांधी के द्वारा, है ना। तो आप देखोगे 1973 में, है ना, 1973 में क्या हुआ था, आप लोग सबसे पहले समझ लो कि 1973 में क्या हुआ था, कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, केशवा नंद भारती केस, है ना, मामला। तो नाम तो सब लोग सुने ही है इसका, केशवानंद भारती मामला का नाम तो सब लोग सुना ही है, क्योंकि ये जो मामला था उसी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन यानी कि सिद्धांत को क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया में लागू किया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत, हिंदी में क्या बोलते हैं, मूल ढांचे का सिद्धांत। ये मूल ढांचे का सिद्धांत ये कहता है कि संसद के पास जो संविधान में संशोधन करने की शक्ति है वो तो है ही, मतलब संविधान में किसी भी भाग में संसद क्या कर सकता है, संशोधन कर सकता है, लेकिन वो संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकता। संविधान के कुछ मूल ढांचा है, मूल ढांचे का मतलब क्या, मूल बातों को जिस पर पूरा का पूरा संविधान क्या है, खड़ा है। तो आप इस बिल्डिंग के कमरे के अंदर कुछ भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन क्या नीचे जाके इसका पिलर ही तोड़ दीजिएगा क्या, जब पिलर को तोड़ दीजिएगा तो क्या होगा, पूरी पूरी बिल्डिंग नीचे आ जाएगी, फिर आप यहां पर कुछ भी करिए उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही कहता है कौन, मूल ढांचे का सिद्धांत। क्या कहता है कि अनुच्छेद 368 संसद को क्या देता है, संविधान में संशोधन करने की शक्ति। अब संशोधन करने की शक्ति तो है, लेकिन उसकी कोई सीमा नहीं लगाता है, कौन, हमारा संविधान। अनुच्छेद 368 बस प्रोसेस की बात कर रहा है कि संसद किस आधार पर जो है किसी का क्या कर सकते हैं, संविधान में किस प्रकार से क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है, लेकिन कोई सीमा नहीं है कि कहां कर सकता है और कहां नहीं कर सकता है। बस बता दिया कि ये प्रोसेस है और इस प्रोसेस के थ्रू जो है संसद क्या कर सकती है, संविधान के किसी भी भाग में संशोधन। और इसी सीमा का निर्धारण कौन करता है, केशवानंद भारती केस। तो जब केशवानंद भारती केस हुआ, ठीक है ना, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ 13 जजेस की क्या बैठी थी, बेंच बैठी थी। 7 और 6 से क्या आया, फैसला आया। और 7-6 से फैसला ये आया कि भैया एक सीमा लगा दिया किसने, न्यायपालिका ने, किसके ऊपर, संसद के ऊपर। कहा कि तुम जहां चाहो वहां क्या कर सकते हो, संशोधन कर सकते हो, इवन प्रस्तावना को भी तुम क्या कर सकते हो, बदल सकते हो, लेकिन तुम संविधान के मूल ढांचे को बदल नहीं सकते। मतलब भारत अगर लोकतंत्र है तो कोई सरकार आकर के लोकतंत्र को बदलना चाहे तो बदल नहीं सकती। कोई सरकार आकर के हो सकता है कि वोट डालने के लिए कोई नियम बना दे कि पहले 21 साल था, 18 साल हुआ, 18 साल से हो सकता है कि 16 साल हो जाए। हम इस तरह के चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन कोई सरकार आके बोले कि नहीं, अब वोट डालने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ जो एमएससी किया हुआ बंदा रहेगा उसी को रहेगा। जैसे अंग्रेज बोलता था कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वही क्या कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं। ऐसा कोई क्राइटेरिया हमने आके लगा दिया कि ऊंची जाति के लोग ही क्या करेंगे, वोट डालेंगे, या फिर जो इनकम टैक्स देता होगा वही क्या करेगा, वोट डालेगा। जिसके पास 5 एकड़ से ज्यादा जमीन होगी वही क्या करेगा, वोट डालेगा, जो जमींदार टाइप का लोग है। अंग्रेज भी यही करता था कि जमींदारों को क्या दिया था, वोट डालने का अधिकार। बोला कि आम भारतीयों के पास बुद्धि उद्धि नहीं है तो उनको वोट डालने का अधिकार उसने नहीं दिया। बोला कि जो बड़े बड़े लोग होंगे, जो हमको टैक्स देते होंगे, जो क्या होंगे, जमींदार टाइप के लोग होंगे, है ना, पढ़े लिखे लोग होंगे, उन्हीं को क्या मिलेगा, वोट डालने का अधिकार। या भारत में कोई सरकार आए बोले कि नहीं, महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं होगा, तो ये आपके समानता का क्या है, एक तरीके से उल्लंघन है। और समानता हमारे संविधान का क्या है, मूल ढांचा। क्योंकि हमारे देश में ऐसा कोई भी कानून नहीं बन सकता जो दो नागरिकों के बीच में धर्म, भाषा, लिंग, जन्म स्थान, इसके आधार पर क्या करे, कोई भेदभाव करे। ये तो हमारा बेसिक है ना,
कि हमारे देश में दो नागरिकों के बीच में इस आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। लेकिन सरकार आकर के बना दे कानून की नहीं, महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं होगा, या फिर उसने कैटेगरी बना दी कि ये लोग वोट डालेंगे और ये लोग वोट नहीं डालेंगे, तो वो सीधे सीधे आपके बेसिक स्ट्रक्चर को क्या कर रहा है, तोड़ने का काम कर रहा है, क्योंकि वो समानता को क्या कर रहा है, खत्म कर रहा है। तो समानता हमारा क्या है, संविधान का मूल सिद्धांत है, आप उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो यही कह रहा है कौन, केशवानंद भारती में कौन, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप मूल ढांचे को क्या कर सकते हैं, परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तो एक तरीके से सरकार पर क्या लगा दिया, एक सीमा लगा दिया, जो कि इंदिरा गांधी को पसंद नहीं आया। उनको लगा कि ये तो न्यायपालिका जो है विधायिका के काम में क्या कर रही है, इंटरफेयर। जब जब संविधान ये कह दिया कि हम कहीं पर भी जाकर के क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, तो ये न्यायालय कौन होता है, हम पर क्या करने वाला, सीमा लगाने वाला। तो ये याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो केशवन भारती केस था वो एक ऐतिहासिक केस था, जिसके कारण आज हमारे देश में क्या है, लोकतंत्र बचा हुआ है। क्योंकि अब संसद जो है संशोधन करने में एहतियात बरतती है, कहीं ऐसा ना संशोधन हो जाए जिसको कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर दे, आगे चल करके खारिज, है कि नहीं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि आपके संशोधन से कहीं संविधान की जो मूल बातें हैं उसको तो कहीं नुकसान नहीं पहुंच रहा है, और अगर नुकसान पहुंचेगा तो वो क्या कर देगा, उसको शून्य घोषित कर सकता है। तो यहां पर क्या हुआ कि वो जो जज थे, जिन लोगों ने क्या किया था, इस फैसले के विरोध में जिन जजेस ने क्या किया था, बात कही थी, उसी में से एक जज थे ए एन रे, है ना, ए एन रे। तो इस केस का जो जजमेंट आया उसके एक दिन के बाद, उसी दिन जो वर्तमान उस समय क्या थे सीजीआई, उनका रिटायरमेंट का क्या था, डेट था। यानी कि नया सीजीआई की क्या करनी थी, नियुक्ति। और नया मैंने क्या बताया, परंपरा क्या थी कि जो सीनियर मोस्ट होगा वही क्या बनेगा, चीफ जस्टिस। तो ए एन रे सीनियरिटी में किस पोजीशन पर थे, चौथे नंबर पर थे। यानी कि उनसे ऊपर तीन और जज जो उनके सीनियर थे, इंदिरा गांधी ने इन तीनों जजेस के नाम को क्या किया, खारिज किया, और ए एन रे को क्या बना दिया, भारत का चीफ जस्टिस। क्यों बना दिया, क्योंकि ए एन रे वही जज थे जिन्होंने फैसले के विरोध में क्या किया था, अपना जजमेंट दिया था। मतलब 7 जज एक तरफ मेजोरिटी जजमेंट कहते हैं, और 6 जज एक तरफ जिसको बोलते हैं माइनॉरिटी जजमेंट। तो माइनॉरिटी जजमेंट का मतलब क्या, कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर उसके खिलाफ इन्होंने क्या की थी, बातें कही थी। तो ए एन रे को माना जाता था सरकार का क्या, विचारधारा से काफी उनका क्या था, लगाव था। मतलब उनकी विचारधारा और सरकार की विचारधारा लगभग लगभग एक थी। तो सरकार का आदमी बोल सकते हैं हम लोग आम भाषा में, है कि नहीं। और इंदिरा गांधी ने क्या किया, उनको उठा करके क्या बना दिया, चीफ जस्टिस। तो पहली बार आप देखोगे हमारे देश में परंपरा को तोड़ा गया, और जो सबसे सीनियर मोस्ट जज था उसको हटा करके क्या बना दिया गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्योंकि अनुच्छेद 124 क्या कहता है कि राष्ट्रपति सीजीआई की नियुक्ति करेगा, है ना, नियुक्ति करेगा। और राष्ट्रपति किसके सलाह पर काम कर रहा है, मंत्री परिषद की सलाह पर। और मंत्री परिषद ने 3 सीनियर मोस्ट जजेस को छांट करके क्या किया, चौथे नंबर के जो सीनियर मोस्ट जज थे उनको उठा के क्या बना दिया, चीफ जस्टिस। ठीक है ना। तो ये परंपरा सबसे पहली बार कब टूटती है, 1973 में। इससे एक चीज तो समझ में आ गया कि सरकार जब चाहे मनमानी कर सकती थी, किसकी नियुक्ति में, जजेस की नियुक्ति में, है कि नहीं। और यही हुआ आगे चल करके 1978 में एक बार फिर से इंदिरा गांधी ने क्या किया, जो एच आर खन्ना थे उनके जगह पर एम यू बेग को क्या बना दिया, चीफ जस्टिस। अब एच आर खन्ना को क्यों हटाया, क्योंकि 1977 में 76 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस आया था, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, राजीव गांधी ने 1976 में केस आया था, इसका नाम क्या लिखवाया था मैं, नहीं, एडीएम जबलपुर, एडीएम जबलपुर, शिवकांत शुक्ला बनाम एडीएम जबलपुर। तो उस समय लगी थी देश में क्या, इमरजेंसी। और इमरजेंसी में हम लोग पढ़ करके आ रहे हैं क्या, कि इमरजेंसी लगते ही आपका आर्टिकल 19 क्या हो जाता है, समाप्त। यानी कि विरोध विरोध करने का अधिकार क्या हो जाता है आपका, खत्म, है ना। तो जो एडीएम जबलपुर था उसने क्या किया, जबलपुर में एक नोटिस जारी किया कि अब से कोई प्रोटेस्ट नहीं करेगा, है ना, जितने प्रोटेस्ट सबको बंद करवा दिया। और उसी के खिलाफ एक केस गया कहां पर, सुप्रीम कोर्ट में,
जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला का मामला। वहां पर भी आप देखोगे कि बात यही थी कि अगर फंडामेंट, क्या इमरजेंसी के दौरान सरकार मनमानी कर सकती है? अगर इमरजेंसी देश में लगी हुई है तो क्या सरकार जैसे मन चाहेगी वैसे लोगों के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करेगी और न्यायालय इसमें हस्तक्षेप कर सकता है या नहीं? इस बात को लेकर के पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुआ और उस समय आप देखोगे 4-5 जजेस की बेंच बनी थी और 4-1 से क्या हुआ था फैसला। 4-1 से फैसला हुआ तो 4 जज ने यह कह दिया कि नहीं, इमरजेंसी जब लागू रहेगी तो सरकार फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर सकती है और हम उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। क्यों कर सकती है? क्योंकि संविधान ये कहता है, अनुच्छेद 358 359 पढ़ के आ रहे हैं हम लोग, कि क्या है कि जैसे ही इमरजेंसी लगेगा आर्टिकल 19 क्या हो सकता है, समाप्त। यानी कि बोलने का अधिकार आपसे क्या कर लिया गया, छीन लिया गया। राइट टू प्रोटेस्ट क्या कर लिया गया, आपसे छीन लिया गया। और आर्टिकल 359 क्या कहता है कि राष्ट्रपति अगर चाहे तो बाकी अन्य फंडामेंटल राइट को भी क्या कर सकते हैं, लागू होने से रोक सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बात दोहरा दी, बोला कि देखिए संविधान ये कह रहा है कि इमरजेंसी लागू होगी तो फंडामेंटल राइट क्या हो जाएंगे, सस्पेंड। और जब फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो गए हैं तो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होगा तो यहां पर न्यायालय कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट क्या हो चुके हैं, सस्पेंड हो चुके हैं। यही बात सुप्रीम कोर्ट के 4 न्यायाधीशों में से 5 में से 4 न्यायाधीशों ने कह दी, यानी कि सरकार के पक्ष में फैसला आ गया। बस एक ही जज थे, एचआर खन्ना, जिन्होंने कहा नहीं, अगर इमरजेंसी भी लागू है तो बिना उचित कारण के सरकार जो है फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं कर सकती। यानी कि इमरजेंसी के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट रिट निकाल करके क्या कर सकता है, लोगों के फंडामेंटल राइट की रक्षा कर सकता है। अब सर इंदिरा गांधी को समझ में आ गया कि यही वो जज है जो अगर ये चीफ जस्टिस बन गया तो सरकार के खिलाफ क्या करेगा, काम। तो उस एचआर खन्ना का जब समय आया क्या बनने का, चीफ जस्टिस बनने का, तो उन्होंने एचआर खन्ना को चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया और एमयू बेग को क्या बना दिया, चीफ जस्टिस। तो साफ साफ दिख रहा है कि यहां पर जब सरकार को यह लगता था कि कोई ऐसा न्यायाधीश चीफ जस्टिस बनने वाला है जो सरकार के खिलाफ फैसला दे सकता है, उसको सरकार क्या कर दे रही है, ड्रॉप कर दे रही है, बिना किसी रीजन के ड्रॉप कर दे रही है और किसी उसके जूनियर को क्या बना दे रही है, चीफ जस्टिस। ठीक है ना? तो ये पूरा का पूरा मामला इस तरीके से देश में आगे बढ़ा, क्योंकि अनुच्छेद 124 साफ साफ ये कह रहा है कि राष्ट्रपति जो है वो क्या होंगे, अन्य जजेस की सलाह से क्या करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति। ठीक है, नियुक्ति। और यहां पर राष्ट्रपति किसके सलाह पर काम कर रहा है, मंत्री परिषद के, मतलब सरकार के सलाह पर काम कर रहा है। तो चीजें इसी तरीके से आगे बढ़ती चली गई। अब क्या हुआ कि देश में जुडिशरी का जो स्वतंत्रता था वो क्या है, पूरी तरीके से खतरे में था, पूरी तरीके से क्या था, खतरे में। ठीक है ना? अगर आज के टाइम में अगर आपसे कोई पूछता होगा कि जजेस की नियुक्ति कैसे होती है सुप्रीम कोर्ट में, तो आप क्या बोलते होगे कि सर हम लोग तो सुने कि कोलेजियम है कि नहीं, कोलेजियम का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति के लिए क्या बनाया गया, एक कोलेजियम। कोलेजियम का मतलब था ग्रुप, जजेस का एक ग्रुप बनाया गया है और वो ग्रुप जो सिफारिश करती है वही आज क्या बनते हैं, जज बनते हैं, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के। तो हमें जो नियुक्ति है उसमें जो चुनौतियां हैं उसको समझने के लिए सबसे पहले समझना होगा क्या, कि आखिर ये जो कोलेजियम सिस्टम है वो हमारे देश में कैसे आया। अनुच्छेद 124 तो क्या बोल रहा है कि जजेस की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। लेकिन हम क्या अभी बोल रहे हैं कि कोलिजियम है और कोलिजियम के कहने पर राष्ट्रपति क्या करते हैं, किसी जज की क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। तो आखिर ये कोलिजियम कहां से आ गया, ये कौन सा बल्ला है कि नहीं, ये कहां से आ गया। हम लोग तो संविधान में कहीं भी किसी आर्टिकल में कोलिजियम का शब्द का नाम ही नहीं सुने है कि नहीं, कहीं नहीं सुनोगे कि कोलिजियम नाम से कोई आर्टिकल है, कि एक आर्टिकल में कोलिजियम की क्या की गई है, बात की गई है। लेकिन मैंने क्या कहा कि वो 70s का दौर था जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार क्या कर रही है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति में अपनी मनमानी, है ना, मनमानी कर रही है। और वहीं से आप देखोगे कोलिजियम सिस्टम की क्या होती है शुरुआत। तो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है क्या, कोलिजियम सिस्टम को। ठीक है ना? तो एक टॉपिक लिखो, है ना, फिर मैं आपको प्रोसेस बताता हूं कि आखिर किस तरीके से जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है।
तो एक टॉपिक लिख लो कॉलेजियम, ठीक है ना, कॉलेजियम। तो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूं कि कॉलेजियम होता क्या है ना, फिर बताएंगे कि कॉलेजियम का निर्माण कैसे हुआ और तीनों, है ना। तो आज के टाइम में आप देखोगे एक ग्रुप है जजेस, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो जजेस की नियुक्ति है उसको करने के लिए क्या बनाया गया है, एक न्यायाधीशों का ग्रुप, जिसमें कौन होते हैं, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 होते हैं क्या, सीनियर मोस्ट जज। क्या होते हैं, सीनियर मोस्ट जज, किसके, सुप्रीम कोर्ट के। तो ये 5 लोगों का क्या है, एक ग्रुप है ना, 5 लोगों का क्या है, एक ग्रुप है, जिसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिजियम। और यही लोग सिफारिश करते हैं किसको, सरकार को, किसी जज के नाम की। और जिसका ये सिफारिश कर देते हैं 99% केसेस में आप देखोगे सरकार उसी को क्या बनाती है, सुप्रीम कोर्ट का जज। मेरी बात समझ में आ रही है, सुप्रीम कोर्ट का जज। तो हुआ है क्या कि ये कोलिजियम सिस्टम आया कहां से, हमें ये समझना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिख लो कि कोलिजियम है क्या। तो लिखो पहले कोलिजियम, लिखो कोलिजियम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, शॉर्ट में क्या लिखेंगे, सीजेआई, कोलिजियम सीजेआई और सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश, कोलिजियम सीजेआई और सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम, मतलब सबसे सीनियर मोस्ट, है ना। ये डेफिनेशन तुम लोग लिखी थी कोलिजियम का, है ना। क्या लिखना, सीजीआई और सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों का एक समूह है, एक समूह है जो सर्वोच्च न्यायालय में, एक समूह है जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति पर निर्णय लेता है, जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति पर निर्णय लेता है।